हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 6 मार्केट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात हमारे मार्केट चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस की जानकारी प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने इकोनॉमिक्स 12th क्लास का कॉमर्स का सिलेबस दिया गया है। एमपी बोर्ड का ये सिलेबस है। ये सिलेबस दो भागों में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है और पार्ट बी में मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। माइक्रो का मतलब छोटा होता है और मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल यूनिट जो पढ़ेंगे समझेंगे उनकी संख्या 6 है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल यूनिट की संख्या 6 है। इस प्रकार से टोटल 12 यूनिट हो जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अंक निर्धारित किए गए वो 50 अंक हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो पार्ट बी है उसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए वो भी 50 है। इस प्रकार से हमारा जो पेपर होता है वो पूरे 100 नंबर का होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एनुअल एग्ज़ाम में हमारा जो पेपर होगा उसका बोर्ड परीक्षा में 100 में से 80% निकाला जाएगा और शेष बचे हुए 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है। वो भी कॉमर्स के लिए विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही लाभप्रद होता है। तो आइए अब हम आज के हमारे इस वीडियो की चर्चा करते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट्स ऑफ स्टडी। आज हमारे इस वीडियो के स्टडी के जो पॉइंट्स हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट एंड फीचर ऑफ मार्केट। आज हम केवल दो ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसमें सर्वप्रथम हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है इसका जो नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्क्स इसके लिए जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए 7 मार्क्स है। ऑब्जेक्टिव्स इसमें से 2 आएंगे और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से ये टोटल 7 मार्क्स इसमें हो जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखिए। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म मार्केट refers to a particular place where buyers and sellers assemble together and make bargains, but in economics the term market has a wider meaning and scope. It does not refers to specific place but mere contact between buyers and sellers, so that transaction of homogeneous goods can take place at an agreed price. Thus the market mean an area where the buyers and seller can make their transaction under free competition. अब मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि साधारण भाषा में बाजार शब्द एक स्थान विशेष को संदर्भित करता है। साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो बाजार शब्द एक स्थान विशेष को संदर्भित करता है जहाँ बायर्स और सेलर एक साथ इकट्ठे होते हैं और मोल भाव करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बार्गेन्स, मोल भाव करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का व्यापक अर्थ और क्षेत्र है। ये एक विशिष्ट स्थान को संदर्भित नहीं करता है बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच मात्र एक संपर्क है, कॉन्टेक्ट मात्र एक संपर्क है, ताकि एक रूप सामानों वाले का लेन देन, एक जैसे दिखने वाले सामान जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस गुड्स, एक जैसे दिखने वाले सामानों का एक बाजार में लेन देन हो सके और उनका मूल्य भी कैसा हो सके, एक समान हो सके। इस प्रकार बाजार का आशय यह अर्थ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बायर्स और सेलर अपने फ्री कंपटीशन के तहत अपना लेन देन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, एक बार फिर से मैं जल्दी से बता देता हूँ। साधारण भाषा में बाजार शब्द एक स्थान विशेष को संदर्भित करता है जब बायर्स और सेलर एक साथ इकट्ठे होते हैं और मोल भाव करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का व्यापक अर्थ और क्षेत्र नहीं है। यह एक विशेष स्थान को भी संदर्भित नहीं करता है बल्कि बायर्स और सेलर के बीच मात्र एक संपर्क है, ताकि एक रूप सामानों का लेन देन एक सहमत मूल्य पर हो सके। ये होमोजेनियस गुड्स का मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले सामानों का मूल्य जो है वो पूरे बाजार में एक हो सके। इस प्रकार बाजार का अर्थ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बायर्स और सेलर फ्री कंपटीशन के तहत अपना लेन देन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कैरियर कोर्स के अनुसार यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। द मार्केट इन इकोनॉमिक्स इज सिंप्लाई द नेटवर्क ऑफ डीलिंग इन एनी फैक्टर्स और प्रोडक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर। अर्थशास्त्र में बाजार बायर्स और सेलर्स के बीच
अर्थशास्त्र में बाजार बायर्स और सेलर्स के बीच किसी कारक और वस्तु के लेन देन का नेटवर्क है। किसी कारक, फैक्टर्स और प्रोडक्ट, किसी कारक और वस्तु के लेन देन का एक जाल सूत्र या नेटवर्क है। इस प्रकार से हमें एक डेफिनेशन भी अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये परिभाषा देखी है, अर्थशास्त्र में बाजार बायर्स और सेलर्स के बीच किसी कारक या वस्तु के लेन देन का एक जाल सूत्र है। तो ये परिभाषा आपने अच्छे से नोट करना, इसे भी नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से आपने नोट कर लेना घर पे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स ऑफ मार्केट। द फीचर्स ऑफ मार्केट आर एस अंडर, फर्स्ट पॉइंट है प्लेस और रीजन। प्लेस और रीजन की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम इसको बोलेंगे स्थान या क्षेत्र। इसके हम वर्णन की बात करते हैं। मार्केट केवल एक विशेष स्थान, पर्टिकुलर प्लेस को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि एक वाइड रीजन मतलब व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। बायर्स और सेलर संचार के साधनों की मदद से कार्य करते हैं और इसका जो स्थान होता है एक गांव, एक देश या फिर पूरी दुनिया भी हो सकता है। तो मार्केट एक विशेष स्थान है, पर्टिकुलर प्लेस को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि इसका जो क्षेत्र होता है वो वाइड रीजन होता है, व्यापक क्षेत्र को ये कवर करता है, जहां बायर्स और सेलर्स कम्युनिकेशन के साधनों की मदद से कार्य करते हैं और एक स्थान या एक क्षेत्र, एक गांव या एक देश या पूरी दुनिया इसका क्षेत्र हो सकती है। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो आ रहा है कमोडिटी, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे वस्तु। अर्थशास्त्र में प्रत्येक बाजार में एक वस्तु होती है जो ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार के अंतर्गत आती है। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार होता है। जैसा कि आप जानते हैं कॉटन का मार्केट होता है, वीट गेहूं का मार्केट होता है, क्लॉथ का मार्केट होता है, तो अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग बाजार होता है। अब हम पॉइंट नंबर थर्ड पे आएंगे, प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर। प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें फिजिकली या शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होना है। यहाँ भौतिक रूप से क्रेता और विक्रेता को उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें टेलीफोन्स, पोस्टल मीडिया, मिडिलमैन जिसको हम बिचौलिया दलाल से समझ सकते हैं आदि के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि बाज़ार में मौजूदा मूल्य नीति से वो आपस में परिचित हो सके। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब हम पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करते हैं, फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन। बायर्स और सेलर को आपस में फ्री और परफेक्ट कंपटीशन करनी चाहिए, ताकि एक ही समय में एक ही वस्तु के लिए बाज़ार में एक समान कीमत हो सके। अगर परफेक्ट और फ्री कंपटीशन होगा तो बाज़ार में एक वस्तु एक समान मूल्य पर बिकेगी, लेकिन उन्हें आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई अनुबंध या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से उन्होंने एक कोई ठहराव कर लिया है, कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो फिर वस्तु एक समान नहीं हो सकती है। हमारा अंतिम पॉइंट आ रहा है वन प्राइस। इसकी हम बात करें एक कीमत। फ्री और एंड परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु की कीमत समान हो जाती है और पूरे बाजार में एक कीमत ही प्रचलित होती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का है। आपको घर पे एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट पर ध्यान देना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट, और इसके बाद इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, परिभाषा भी दे रखी है अकॉर्डिंग टू कैरियन कोर्स के है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद इसकी डेफिनेशन के बाद हम आते हैं फीचर्स, इसको भी मैंने अच्छे से समझाया है, आप उसको भी समझ सकते हैं। इसके 5 पॉइंट है जो कि परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। और आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। घर पे अच्छे से पढ़ाई करें। ओके।